मैं अपने चचा साहब से बेहद मोहब्बत करती थी। वो मुझे कभी कभार एक पैकेट देता कि इसे अपने पास रख लो, मगर इसी रोज घर पर पुलिस आ जाती। मैं हैरान थी कि आखिर इसी रोज पुलिस क्यों आती है, जब शहरोज मुझे ये पैकेट देता है। एक रोज ये राज जानने के लिए मैंने इस पैकेट को खोल कर देखा, तो ये देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ये कहानी हकीकत पर मबनी है, और जिन खातून की हकीकी जिंदगी से तल्लक रखती है, मैं इन्हीं की जबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मेरी अम्मी की 20 बरस की उम्र में शादी हो गई। इस दुनिया में आई भी नहीं थी कि मेरी अम्मी को तलाक भी हो गई। इनकी तलाक के 2 माह बाद मैं पैदा हुई, जो खुशियों की जगह अपने साथ महरूमी लेकर आई थी। मैं एक मासूम सी बच्ची थी और इन वजूहात से अनजान थी, जिनकी वजह से अम्मी और अब्बू में जुदाई हुई थी। मेरे वजूद को तो जरूरत जिंदगी की जरूरत थी, और ये जरूरियात कौन पूरी करता। मेरी पैदाइश ननिहाल में हुई थी। अम्मी दूसरी शादी न करना चाहती थी, लेकिन फिर वालिदैन के समझाने पर अम्मी ने मेरी परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। यूं मैं सौतेले बाप के घर आ गई। मेरे सौतेले बाप की पहली बीवी से 2 बच्चियां थी, और इनकी वो बीवी फौत हो चुकी थी। तभी उन्होंने अपनी बच्चियों की परवरिश की खातिर मेरी अम्मी से शादी की थी। इस शख्स ने मुझे बतौर बेटी कबूल कर लिया। मेरे सौतेले बाप ने मुझे हर तरह से खुश रखा, तालीम दिलवाई, अच्छा खिलाया पिलाया और पहनाया। लेकिन सौतेली बहनों ने मुझसे ना बनती थी। उन्होंने मुझे पहले ही दिन से कबूल ना किया था। इन दिनों वो शोहर की मंजिलों में कदम रख चुकी थी और काफी समझदार हो चुकी थी। वो सके और सौतेले रिश्तों को खूब समझती थी। उन्होंने नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म किए, मार पीट नफरत जो हो सका बुरा सलूक किया। मगर मेरी अम्मा समझौता करने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरा सौतेला बाप तो मुझे सौतेली बेटी नहीं समझता था, बल्कि वो तो मुझे हकीकी वालिद जैसा ही प्यार देता था। तभी मेरी अम्मी भी इनकी औलाद की चेहरा दस्तियों को इनकी नादानी समझकर सह लिया करती। मैं एक बहुत एहसास सी लड़की थी। रफ्ता रफ्ता हर बात समझ में आने लगी। इर्द गिर्द के लोग भी मुझे बताते रहते थे कि ये तुम्हारा सौतेला बाप है और ये सौतेली बहनें हैं। इस तरह उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे सके और सौतेले का फर्क भी पता चलता गया। मुझे ये दुख होता था कि जिस सके बाप जैसा और मोहब्बत करने वाला शख्स मेरा सौतेला क्यों है। इसी गम की वजह से मैं हर दम बुझी बुझी सी रहने लगी। जूं जूं मैं बड़ी होती जा रही थी, अंदर ही अंदर जैसे सुलगती जा रही थी। जब जवानी का दौर शुरू हुआ, ऐसा लगता कि माँ के सिवा कोई मेरा अपना नहीं। ये सारे रिश्ते तो बस मसनूई है। ताया चचा ताई फूफियों को इल्म था कि मैं माँ के साथ जहेज में आई थी, और मैं इनकी सकीना थी। वो हमदर्द बनकर मेरे साथ देते भी तो मुझे इन पर एतबार ना आता। तो लगता जैसे ये सब बस बनावट है, धोखा है मेरे साथ। मेरे अपने तो वही लोग थे कि जो मेरे हकीकी बाप के अजीज और रिश्तेदार थे, और जिनको मैंने आज तक नहीं देखा था। पहले जब इन सब बातों का मुझे पता ना था, तो मैं एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर रही थी। बहनों की बदसलूकी और नफरत के बावजूद मैं इनको अपनी बहनें ही समझती थी और इनसे प्यार करती थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, और मैं दिल लगाकर पढ़ती थी। मगर रफ्ता रफ्ता जैसे मेरा दिल बुझा सा जाता था। मनफी सोचों ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया। हर दम अपने सके बाप से मिलने की आरज़ू दिल में बसी रहती। रफ्ता रफ्ता मैं सोच सोच कर बीमार रहने लगी और पढ़ाई से भी दूर होती चली गई। जब मेरे सौतेले वालिद को पता चला कि मुझे हकीकत का इल्म हो गया है, तो इनका रवैया भी बदलने लगा। तब मेरे लिए जिंदगी और ज्यादा बदसूरत हो गई। मैं खुद पर ही बोझ बनती जा रही थी। बार बार अम्मी से अपने हकीकी बाप के बारे में सवाल करती थी, अपने खानदान के बारे में पूछती कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। अम्मी मेरे इन सवालों का जवाब देने से गुरेज करती। तब मुझे बेहद गुस्सा आता। मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब मैं बगैर अम्मी को बताए ही सहेलियों के घर जाने लगी। जब वालिद साहब को बड़ी बहनों ने आगाह किया कि ये बगैर बताए घर से चली जाती है, तो उन्होंने मुझे डांटा और फिर मुझसे खफा रहने लगे। मुझ पर घर से बाहर निकलने पर भी नहीं, बल्कि सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने पर भी पाबंदियां लग गई। अब्बू का ख्याल था कि तमाम रिश्तेदार ही मुझे ये सब कुछ सिखाते पढ़काते और मेरे कान भरते हैं। इनका ख्याल एक हद तक सही भी था। मेरा कोई गमगसार और राजदान ना था, जो प्यार से बात करता, जो मुझसे 2 बोल मोहब्बत के बोलता।
मैं इसी को अपना गमगसार और राजदान बना लेती थी। रिश्तों के मामले में जिंदगी के इस मोड़ पर थी कि जहां से वापस मैं जा सकती थी और ना आगे बढ़ सकती थी। रफ्ता रफ्ता सके रिश्तों से मिलने की खलिश मेरे दिल में जड़ पकड़ती गई। मसलन जब मैं सुतेरी फूफी को फूफी कहकर पुकारती तो दिल अंदर से कहता, ये तेरी सकी फूफी नहीं है, तेरी माँ की नंद है और तेरा इससे कोई हकीकी रिश्ता नहीं। फिर भी मुझे फूफू तो कहना पड़ता था। दिमाग सवाल करता, जाने तेरी हकीकी फूफियाँ इस वक्त कहाँ होगी। अगर मिल जाएं तो क्या खबर तुझसे कितना प्यार करे। आखिर एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, मौत और हयात तो खुदा के हाथ में है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि ये कुंबा हकीकत में मेरा कुंबा नहीं और ये बाप भी मेरा अपना नहीं। खुदारा मुझे अपनों की कोई अता पता कोई निशानी तो बता दो। अगर मुझे कभी इनको ढूंढना भी पड़ेगा तो मैं कैसे ढूंढूंगी। मेरा तो यहाँ जीना हराम हो जाएगा। मेरी अम्मी ससुराल में सबसे डरती थी, फिर भी उन्होंने मेरा दिल रखा कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। यूं उन्होंने मेरी खाला से अपनी पहली शादी की तस्वीर मंगवाई, जिसमें मेरे हकीकी वालद दूल्हा और अम्मी दुल्हन बनी हुई थी। मैंने ये तस्वीर छुपा के रख ली। मेरी अम्मी ने मुझे ताकीद की कि इस तस्वीर को राज रखने में गफलत मत करना और बेला मेरी बच्ची गम मत किया करो। मैं तुम्हारी सकी माँ तुम्हारे साथ हूँ, फिर आखिर तुम्हें कैसी फिक्र। लेकिन एक बात याद रखो कि लोग बस झूठी तसल्लियां दिया करते हैं। मेरा तरसा हुआ दिल बाप की तस्वीर देखकर इनके अनदेखे प्यार का असीर हो गया। सोचों में हकीकी बाप का ख्याल बस गया और मैं माँ के खिलाफ सोचने लगी। तभी महरूमी का एहसास मेरे अंदर शदीद से शदीद तर होता गया और यूं मैं हर वक्त परेशान रहने लगी। सेहतमंद इंसान सबको अच्छा लगता है, लेकिन रोगी से तो माँ भी ऊब जाती है। अब मेरी माँ भी मुझे नजरअंदाज करने लगी कि मेरा तो काम ही यही है। मुझे बात बात पर टोकने लगी, कहती तुम्हारी हकीकी वालिद ने कौन सा तुम्हारा ख्याल किया था। सो तेरे बाप ने तो फिर भी तुम्हें पाल पोस दिया है, तुम्हें किसी शय की कमी नहीं होने दी। सो तेरे रिश्तेदारों में सिवाय दो बहनों के किसी ने तुम्हें आज तक कोई तकलीफ नहीं दी। फिर आखिर तुमने किस बात का रोग पार रखा है। ऐसा तो सिर्फ वही करते हैं जो एहसान फरमाश होते हैं। कभी कहती अजाब बन गई हो तुम तो मेरे लिए। मैं हर बात को बर्दाश्त करती रही, लेकिन सके बाप से मिलने की चाह मेरे दिल से ना गई। अपने सुतेले वालिद को कभी कभार खफगी का इजहार करने लगे थे। वो मुझे हर दम की मरीजा कहने लगे। मुझे इसे सब कुछ बुरा लगता था। मेरे हकीकी वालिद जेलम में रहते थे और वो एक अमीर कबीर आदमी थे और मैं एक दौलतमंद घराने की दख्तर होकर भी मुसीबत ज़दा हो गई थी। शिकवा ये था कि मेरी अम्मी मेरी नफ्सियात और मेरा दुख समझने की कोशिश नहीं करती थी। वो मेरे एहसासात को कोई अहमियत ना देती। यही कहती कि हर वक्त उदास रहने का ड्रामा ना किया करो। मेरा जी भर आता तो रोने बैठ जाती। एक बार अम्मी ने बताया कि अगर तुम अपने बाप के घर पैदा होती तो वो तुम्हारी शादी अपने भाई के बेटे शरोज से करता, क्योंकि वो अक्सर कहा करता था कि अगर मेरी बेटी हुई तो वो अपने चचा की बहू बनेगी। इस बात को सुनकर मुझे लगता जैसे मैं किसी की इमानत हूँ और मेरा चचा जाद मेरा साथी और मेरा मंगेतर है, जो मेरा इंतजार कर रहा है। ये बात भी सच है कि ख्वाबों में जीने का भी अपना ही मजा है। मैं भी शायद ख्वाबों में जी रही थी और इस मजे से लुत्फानंदोज हो रही थी। जो ख्वाब देखने वालों की किस्मत में होता है, इससे मैं बेखबर थी। इन दिनों मैं कॉलेज में थी। मेरी दो सहेलियां मिशाल और नरमीन से मैं हर बात शेयर करती थी। वो काफी आजाद ख्याल सी लड़कियां थी और अक्सर मुझे ढहारस दिया करती और मुझे उदासी के खौल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती और कई तरह के मशवरे भी देती। कभी कहती तुम्हें एक साथी की जरूरत है, तुम किसी से दोस्ती कर लो, जो तुम इस कैफियत से निजात पालोगी। तब मैं इनको कहती कि ऐसे मशवरे बेकार हैं, क्योंकि मैं अपने ख्यालों में अपने चचा जाद को ही अपना साथी समझती हूँ। लिहाजा इसके सिवा किसी और से मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ा सकती। और वैसे भी मुझ पर इतनी तो पाबंदियां आयद हैं। तब वो लाजवाब हो जाती। एक रोज मैंने अम्मी से किए हुए ऐद को तोड़ दिया और मिशाल को अपने हकीकी बात की तस्वीर दिखा दी। इसे ये भी बता दिया
कि मेरा बाप एक अमीर आदमी है और इनका एक भरा पूरा कुंबा है। बस मैं ही इनसे जुदा हूँ, मेरी अम्मी की वजह से। विशाल ने मशवरा दिया कि तुम अपने सगे बाप और इनके रिश्तेदारों से मिलो। मैंने सवाल किया, लेकिन किस तरह? ये तो नामुमकिन है। वो कहने लगी, कैसे नामुमकिन है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे इनका पता बताओ। मैं अपने मामू से कहकर तुम्हारे वालिद का पता करा लूंगी। फिर हम तुम्हें इनके पास ले जाने की सबील करेंगे। इसकी आसरा देने पर मेरे दिल में बाप से मिलने की उमंग मजीद बेदार हो गई। जैसे एक बेटी की आतिश मोहब्बत भड़क उठी थी। इनकी बिदराना शफकत पाने की खातिर मैं सहेली की बातों में आ गई। ये भी ना सोचा कि वो माँ जिसने पाला पोसा जवान किया, अचानक इसको दागे मुफारकत दे जाऊंगी तो इस पे क्या बीतेगी। मिशाल ने मेरे वालिद का पता मालूम करवा दिया और फिर एक दिन अचानक ही मैं घर से गायब हो गई। किसी को कानो कान खबर ना हो सकी कि मैं अपनी सहेली और इसके मामू के साथ झेलम अपने बाप के घर चली गई हूँ। इधर से तेरे बाप और इनके रिश्तेदारों ने खुदा जाने मेरी माँ की क्या दुर्गत बनाई होगी। इन बातों से बेपरवाह मैं खुश थी कि एक माँ को खोकर मैं इतने सारे अपने हकीकी अजीजों में आ गई हूँ। मैं अपने हकीकी वालिद से मिली। वो मुझे देखकर खुश हुए। यूं हकीकी बाप ने मुझे कबूल कर लिया और मैं इनके घर रहने लगी। इनकी दूसरी बीवी से भी औलाद थी। सौतेले बहन भाइयों ने भी मुझे चंद दिन गर्मजोशी से और मोहब्बत दिखाई, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे दिल से कबूल न किया। वो बहुत परेशान थी कि ये कहाँ से टपक पड़ी है। वालिद साहब सुबह अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से निकलते और रात गए लौटते। मेरी इनसे मुलाकात 8-10 दिन बाद बस चंद मिनट होती थी। वो हाल अहवाल पूछते और बस। जल्दी मुझे एहसास हो गया कि इनको मुझसे कोई लगाव नहीं है। इनके घर में मेरे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इनकी बीवी को मेरे होने से जरूर तकलीफ थी। रफ्ता रफ्ता इनकी ये तकलीफ मेरे साथ बदसलूकी में बदलने लगी। वो अपनी औलाद को भी अपने साथ मिला लेते और सभी मुझसे बेगानगी का रवैया अपना लेते, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं यहाँ आने पर पछताने लगी। इधर आने के जो ख्वाब मैंने देखे थे सभी शराब साबित होने लगे। अब मुझे माँ की शदीद याद आती। वो लोग भी याद आते जो मेरे गैर थे मगर मुझे अपनों जैसा प्यार करते थे। सोचती है काश मैं मिशाल के कहने पे ना आती, इस शख्स के घर से कदम ना निकालती जो कहने को तो मेरा सतेरा बाप था मगर शकों से बढ़कर था। वहां उदासी ने घेर लिया था तो यहाँ भी दिन रात रोने से काम था। यहाँ तक कि मैं बीमार पड़ गई। इन्हीं दिनों गुजरांवाला से मेरे हकीकी दादा दादी मेरे अब्बू से मिलने आए। वो कुछ दिन यहाँ रहे। वापस जाते हुए दादी ने मेरे वालिद से कहा कि हम इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। बच्ची बहुत अफसरदा है और मुरझाई हुई सी लगती है। मैं भी इस कशीदा माहौल से नाला थी। सुख का सांस लिया कि चलो यहाँ से तो निकलूंगी। मैं फौरन दादा दादी के साथ जाने को तैयार हो गई। जब हम गुजरांवाला जाने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचे तो वहां मुझे अजफर नजर आया। ये सौतेले बाप के घर हमारे हमसाए का लड़का था। इसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और वो भी जेलम से गुजरांवाला जा रहा था। अजफर और मैं बचपन में साथ खेलते थे और बड़े होने के बाद भी कभी कभार हमारी बात हो जाती थी क्योंकि बचपन साथ गुजरा था। एक दौर में वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था और मैं छत से छुप छुप कर इसको देखा करती थी। लेकिन बाद में शहरोज का पता लगने का बाद में मैंने अजफर का ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए झटक दिया था। दादा अब्बू टिकट लेने चले गए और जब दादी की नजर बची तो अजफर मेरे पास आया और मुझसे हाल अहवाल पूछने लगा और मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने इसे बताया तो इसने मुझे एक ब्रीफकेस देकर कहा, इसको साथ ले लो, मैं गुजरांवाला में तुमसे ले लूंगा। अजफर से मेरी पुरानी जान पहचान थी, लिहाजा मैंने कुछ झिझक कर इसकी बात मान ली। लेकिन ये बात भी दिल में आ रही थी कि इसने मुझे ये क्यों पकड़ाया है। मेरा दादा अब्बू को इस बारे में इल्म ना हो सका। इसका ब्रीफकेस मैंने सामान के नीचे छुपा लिया। जब हम स्टॉप पर उतरे तो मैंने इसका ब्रीफकेस इसे वापस कर दिया। मेरी दादी को कम नजर आता था, वो मेरे इस तर्ज अमल को ना समझ सके। मेरे चचा जान गुजरांवाला में रहते थे। मुझे इनकी साहबजादी को देखने का बहुत अरमान था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि चचा के बड़े बेटे
शादी शुदा थे और छोटे के लिए चची लड़की ढूंढ रही थी। दादी ने मेरा तारफ कराया तो चची खुशी से मिली। मैं भी खुश हो गई। सोचा शायद इन्हीं का बेटा मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। शहरोज बेहद खूबसूरत था। इसे देखकर तो मुझे वो और भी अच्छा लगने लगा। जहाँ आकर चंद दिन सुकून से गुजरे, मुझे चच्ची और फूफियों का प्यार भी मिला। एक रोज दरवाजे पे दस्तक हुई तो चच्ची जान का छोटा बेटा शहरोज ही दरवाजे पर गया। दरवाजा खुलने पर सामने असफर खड़ा था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इसकी शहरोज से काफी दोस्ती है, इसलिए वो इसे अंदर ले आया और ड्राइंग रूम में बिठाया। चच्ची ने मुझे कहा, जरा चाय तो बना दो, शहरोज का दोस्त आया है। मैंने कहा, जी चच्ची जान, मैं बना देती हूँ, और मैं इसे जानती हूँ। ये झेलम में हमारे हमसाए में रहता है। उन्होंने अच्छा कहा और फिर बात जैसे सुनी अनसुनी कर दी। चाय बनाकर मैं खुद ही ट्रे में रखकर जब बैठक की तरफ गई तो देखा कि शहरोज अलमारी में से कुछ तलाश करने में लगा था। जब असफर चला गया, शहरोज भी अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह वो मेरे पास आया और एक फॉर्म मुझे पकड़ाकर कहा कि इसको भरकर मुझे कल शाम को दे देना। मैं शाम को आऊंगा, फिर आपसे ले लूंगा। रात को जब खाना खाने के बाद सब सो गए तो मुझे इस फॉर्म का याद आया। मैंने वो फॉर्म अलमारी से निकाला। इस पर नाम और पता लिखना था और दस्तखत करने थे। मैंने बाकी अबारत को गौर से न देखा। मुझे अपने इस चचाजाद से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी, और दूसरा मुझ में इतनी अकल ही न थी कि इसको गौर से पढ़ती। लिहाजा मैं फॉर्म पुर करके रख दिया। ये भी सोचा कि जब शहरोज आएगा तो पूछूंगी कि ये किस चीज का फॉर्म है, क्योंकि वो अपने किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। अगले दिन वो आ गया। दस्तक पर मेरे कान खड़े हो गए। चची घर न थी। मैंने जल्दी से दरवाजे पर गई और मेरा अंदाजा सही था, ये शहरोज ही था। वो अंदर आकर मुझसे पूछने लगा, क्या फॉर्म पुर कर लिया? अगर कर लिया तो मुझे ला दे। मैंने पूछा, लेकिन किस लिए ये पुर कराया है? वो कहने लगा, ब्यूटेशन के कोर्स में दाखिले हो रहे हैं, सोचा कि आपसे भी पुर करवा लूं, हो सकता है आपका मूड बन जाए। मैंने फॉर्म इसे दे दिया। कुछ दिन बाद दादी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू का फोन आया है, वो तुमको लेने आ रहे हैं। मैंने जवाब दिया, दादी जान, मैं अब्बू के घर ना रहूंगी, आपके पास रहूंगी, मुझे यहाँ रहने दीजिए। वो कहने लगी, लो, यहाँ रहकर क्या करोगी? मैंने कहा, ब्यूटेशन का कोर्स करूंगी या फिर नर्सिंग कर लूंगी। वो बोली, है लो, अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास है, तुमको नर्सिंग करने का क्या शौक है? इस पर चच्ची जान गोया हुई। अम्मा जान, अगर बच्ची का शौक है करने दीजिए, बेकार घर में रहने से तो अच्छा है कि कोई कोर्स कर लिया जाए। दादी कहने लगी, अगर कोई कोर्स ही करना है तो सिलाई का कर ले। दादी ने ये मशवरा दिया तो जान छुड़ाने को मैंने कहा, ठीक है, सिलाई का ही कर लूंगी। एक दिन अजफर हमारे घर आया। चच्ची से शहरोज का पूछा तो वो बोली, वो अभी आता ही होगा बेटा, तुम बैठक में इंतजार कर लो। अजफर बैठक में चला गया। मैं सामने से गुजरी तो इसने मुझे इशारा किया। मैं कुछ हैरान हुई तो वो जैसे इशारे से इसरार करने लगा। चच्ची जुनी अंदर गई, मैं बैठक में चली गई। पूछा, क्या बात है, क्यों बुलाया है? कहने लगा, ये लो, इस दिन तुमने ब्रीफ केस यहाँ तक लाने में मेरी मदद की थी ना, ये उसका मुआवजा है, ले लो। इसने मुझे एक पैकेट दिया और कहने लगा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी थी और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। इसी वजह से मेरे बॉस ने खुश होकर तुम्हें ये इनाम भेजा है। और हाँ, ब्यूटिशियन के कोर्स का इरादा हो तो बता दो, मैं फॉर्म जमा करवा दूंगा। मुझे दादी अम्मा के यहाँ रुकने का बहाना चाहिए था। अजहर ये सब कुछ कहकर चला तो गया। मैंने कमरे में जाकर पैकेट खोला तो इसमें नोट भरे हुए थे। मैं इतने ज्यादा पैसे देखकर घबरा गई और नोट अपने सूटकेस में छुपा दिए। मगर इसी रात घर पर पुलिस ने छापा मार दिया और सब अपराध की तलाशी ली गई। मैं बहुत घबरा गई थी। खैर, चचा जान ने सब संभाल लिया। अगले दिन से मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए जाने लगी। चची जान ने भी इजाजत दे दी कि मेरा दिल लगा रहेगा। अब वहाँ शहरोज मुझसे मिलने आने लगा और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। एक रोज इसने मुझे एक पैकेट दिया कि इसे अपने पास छुपा के रख लेना।
मैंने इसकी मोहब्बत में वो पैकेट अपने पास रख लिया और इसी रात पुलिस ने फिर से हमारे घर पर छापा मारा और फिर शेरोज को ने उनको काफी पैसे देके जान छुड़वाई। एक रोज आकर मैंने इस ब्रीफकेस को खोलकर देखा तो इसमें मंशियात थी। गोया अब मेरा तलक मंशियात स्मगलर से हो गया था। शेरोज मुझसे कहता कि प्लीज तुम्हें मुझे कुछ वक्त देना होगा। मैंने इसीलिए तुम्हारा यहाँ दाखिला कराया है। मेरे बॉस को तुम जैसी लड़की की ही तलाश थी और अब इस ग्रुप से निकलना इतना आसान भी नहीं है। बस थोड़ा सा और काम करना होगा और फिर तुम उम्र भर ऐश करोगे। यूं शहरोज के कहने पर दो चार बार मैंने ब्रीफकेस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचा तो दिया, लेकिन लड़की साथ होते हुए ऐसा गलत कदम बार बार उठाना ना चाहती थी और यूं मेरी मजबूरियों का एक कर्बनाक सिलसिला चल निकला जो खत्म होने का नाम ही ना लेता। अब असफर भी शहरोज के साथ मेरे पास आने लगा क्योंकि शहरोज असफर के साथ ही इस गलत काम में मुलविस था और इसकी इजाजत से असफर मुझ तक आया था, मगर ये बात मुझे मालूम नहीं थी। जब इन लोगों ने मुझे बुलाना होता शहर के लारी अड्डे पर बुला लेते और मुझे फौरन इनका ब्रीफकेस मुकर्ररा जगह मुकर्ररा आदमी तक पहुंचाना होता था। जिस तरह मैं अकेली सफर करती मैं या मेरा खुदा जानता है, जबकि दादा दादी यही समझते थे कि मैं कोर्स करने गई हुई हूँ। नादानी ने मुझ जैसी लड़की को इंतहाई जालिम लोगों में फंसा दिया था कि जिनके चुंगल से निकलना मेरे बस में नहीं था। दूसरी तरफ जब इधर से जान छुड़ाकर बाप के घर जाती तो सुतेली माँ का रवैया मेरे लिए सुहाने रू था। बाप के घर रहती तो दिन रात की चलखट से जिंदगी अजीरन हो जाती। मेरे लिए अब इन दोनों के दिलों में जरा बराबर भी कोई जगह ना थी। जब कभी किसी बहन या भाई से बात करने लगती माँ मुझे डांट कर बैठा देती। न जाने इनको मुझ पे क्या बुराई नजर आती थी। ऐसे में मैं वालिद के घर से दोबारा दादा जान के पास लौट आई तो जहाँ अजफर और शेरोज फिर से मेरे पीछे आ पहुंचे और मुझसे कहने लगे कि बास के साथ तुम्हारी मीटिंग है और तुम्हारा नाम लाजम है, तुम्हारा आना लाजमी है। अगर तुम ना आई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा ना होगा। इनकी इस धमकी से मैं खौफजदा हो गई। अब एहसास हुआ कि माँ को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। वही मेरी इज्जत की पासदार थे, मगर गुमराही एक ऐसा रोग है जो एक इंसान के वजूद को तबाही के सिवा कुछ नहीं देता। इस गुमराही की पुरखतर जुल्मतों का दावा एक कमसन लावाबाली लड़की के पास क्या हो सकता है, जिसने अभी जिंदगी की शाहराह पर चलने के लिए सही रास्ता भी मुंतखब ना किया हो। मेरी गुमराह सोच ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया था कि घर में माँ का वो प्यार ना मिला जो लड़कियों का हक होता है, बाप की वो शफकत ना मिली जिसकी एक बेटी मुस्तहिक होती है, और वो ख्याल ना मिला जो एक बहन रखती है। भाइयों की वो मोहब्बत उल्फत ना मिली। घर के अंदरूनी हालात ने शुरू से ही मेरे शोहर में ये बात बैठा दी थी कि इस दुनिया में मैं अकेली हूँ और मुझे खुद ही जिंदगी की राहों पे चलने के लिए शहरा का इंतखाब करना होगा। दूसरी तरफ बैरूनी जिंदगी स्कूल और कॉलेज के अंदर इतनी पुरकैफ और पुरकशिश न थी जितनी एक कॉलेज की लड़की को अमूमन लगा करती है। बस हर तरह से जिंदगी मुझे एक नए और तल्ख दुराहे पर परेशान हाल ही मिली। बहुत सोच विचार के बाद मैंने शहरों से कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर आ जाऊंगी, मगर चचा जान को बता कर आऊंगी। वो हंसकर कहने लगा, ऐसे ही तो तुम्हें अपने घर नहीं रखा हुआ, अब्बू भी हमारे साथ ही बिजनेस करते हैं। ये सुनकर मैं दंग रह गई। सोचने लगी, ओ मेरे खुदा, तो क्या मेरे चचा भी इनकी गैंग के रुकन थे? शहरोज कहने लगा, हाँ बिल्कुल, बेशक तुम उनसे बात करके देख लो। वो तो खुदा का शुक्र इसी दिन मेरे छोटे मामू मेरा पता करते हुए हमारे पड़ोस में आ गए। मेरी अम्मी ने ही इनको भेजा था क्योंकि इन्हें शक था कि मैं दुधियाल में हूँ। जब मुझे मालूम हुआ मामू आए हुए हैं, मैं दौड़कर इनके पास गई और इनको कहा कि मुझे यहाँ से ले चले। उन्होंने बड़े मामू को बुलवा लिया और यूं इनके साथ दोबारा से अपनी माँ के घर आ गई। माँ मुझसे बहुत नाराज थे। मैंने पाँव पकड़कर इनसे माफी मांगी। तब अम्मी ने मुझसे कहा कि ये मेरी नेक दिली थी कि तुझे तेरे वालिद की गलतियां ना बताई, कि जैसा भी था वो तुम्हारा बाप तो था। वो किस कदर घिनौना इंसान था तू सोच भी नहीं सकती। इनने बताया कि वो भी मंशियात फरोश थे और इसी वजह से दौलतमंद हो गए थे।
मगर मैं इस बात के खिलाफ थी। इनको ऐसे कारोबार से रोकती थी। तभी मेरा इनसे झगड़ा रहता था और तलाक तक नौबत आ गई। मैंने अपने सौतेले वालिद से भी माफी मांगी। वो एक फरिश्ता सिफ्त आदमी थे। उन्होंने मुझे माफ कर दिया क्योंकि इनको इल्म हो गया था कि मैं बाप की मोहब्बत में घर से गई थी और किसी गलत मकसद से नहीं निकली थी। आज मुझे इन लोगों के दिल से कदर आई जिन्होंने मुझे पनाह दी, प्यार दिया और मैं इनको सतीला समझती रही। वालिद साहब ने एक अच्छा रिश्ता तलाश करके मुझे इज्जत से रुखसत कर दिया। जिस रोज मैं रुखसत हो रही थी, अम्मी मेरे गले लगकर रो रही थी। इनके आंसू नहीं थमते थे और मैं शुक्र कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे इस मनशियात फरोश चचा और चचाजाद शहरोज से बचा लिया है कि जिसको मैं अपने ख्वाबों का शहजादा बनाकर तलखियात में पूछती थी। सच है किसी नौउम्र लड़की के लिए तखलात की दुनिया बड़ी निराली और दिलकश है, मगर ये बेहद खतरनाक होती है जिसकी चाह में अक्सर लड़कियां घर से कदम निकाल लेती हैं मगर फिर बेआबरू होकर ही लौटती हैं। मजीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब